नहीं सिर्फ पीवाईक्यू करेंगे इसमें से, ठीक है। हाँ ठीक है, ओके। चैप्टर क्या है? अकाउंटिंग एंड जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ग्रुप में जितने भी लोग हैं, क्या उनके पास किसी के पास कॉमर्स थी? पूजा के पास। पूजा कॉमर्स थी क्या? फर्स्ट क्वेश्चन है, overhauling expenses of 25,000 for the engine of a motor car to get better fuel efficiency is, क्या होगा? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो ये हमने ना उसमें भी पढ़ रखा है, बजट में भी पढ़ रखा है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? अरे भाई क्या कह रहा है? ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस क्या होता है पूजा? ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस मेरे ओवरऑलिंग एक्सपेंसेस वो होता है जो मतलब लंबे समय के लिए किसी चीज पे हम खर्च कर रहे हैं। ओके ठीक ऑफ है, तो ये जो 25,000। मतलब हर महीने खर्च नहीं होगा, तो इसलिए ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। An expenditure of 25,000 has been made to improve the fuel efficiency of the car. When an expense is incurred with the purpose of enhancing the operational efficiency of an asset, extending its lifespan, or providing long-term benefit, it is termed as capital expenditure. Next question है, which of the following statement is not correct? Incorrect बताना है आपको। Depreciation is non-cash expenses. Non-cash expense है depreciation. Depreciation is the process of valuation of asset. ये तो बिल्कुल गलत होगा, है ना? ये वैल्यूएशन है, डेवैल्यूएशन है ना? यही आंसर हो जाएगा। The main cause of the depreciation is wear and tear. Casual, हाँ ये ठीक है, caused by the use। हाँ, उसके बाद depreciation must be changed so as to ascertain true profit or loss of a business. Depreciation, हाँ इसका पहला वाला स्टेटमेंट नॉन कैश एक्सपेंस मतलब नॉन कैश कैश, हाँ वही हुआ ना, जैसे कि हम एक बाइक लेके आए, तो बाइक का यूज किए हम, तो उसका टायर थोड़ा सा घिस गया, तो कैश एक्सपेंस थोड़े है, ये तो नॉन कैश एक्सपेंस हुआ ना। सही बताया। Depreciation is the process of reduction in value, not of valuation. Valuation refers to the determining the current price of an asset. And next one, a credit purchase of a machinery recorded in purchase book instead of journal proper is an example of a credit purchase of machinery recorded in the purchase book instead of general proper। क्या होगा? किसका एग्जाम्पल है? कंपनसेशन एरर, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल एरर्स ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर। मतलब क्या हो रहा है? क्रेडिट परचेज ऑफ ए मशीनरी रिकॉर्डेड परचेज बुक में इंस्टीड ऑफ जर्नल क्या है, जर्नल पेपर वो बोल रहे हैं उधार पे हमने मशीन खरीदी है, तो हम उसको जनरल प्रॉपर में हमें उसकी एंट्री देनी थी, लेकिन वो जनरल प्रॉपर में एंट्री ना देके वो परचेज बुक में एंट्री दे रहा है। हाँ, तो ये तो एक तरीके का एरर है, लेकिन किस तरीके का एरर है? एरर ऑफ ओमिशन है या फिर कंपनसेटिंग तो नहीं होगा। कंपनसेटिंग मतलब इसका उस मतलब इसके बदले में कोई दूसरा, मुझे तो यहाँ कंपनसेटिंग वाली कोई बात नहीं दिख रही है। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन गलत। क्या होगा पूजा, बताओ भाई। तो इसका है एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। Recording of the credit purchase of machinery in the purchase book instead of the journal proper is an example of principal error. When an error occurred due to ये ना कि अगर क्रेडिट में हम लिए हैं तो उसको जो जनरल एंट्री है ना, उसमें हम लोग एंट्री कर दिए, कैश में एंट्री किए हैं, लेकिन होना चाहिए परचेस बुक में एंट्री कि हाँ ये उधार का लिया हुआ है। इसकी एंट्री होती आपको ये क्या होती?
परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश प्रॉपर होता है ना, इसमें आपकी सारी तरीके की एंट्री होती है, क्योंकि ये तो जनरल बुक होती है ना, तो इसमें चाहे आप उधारी में लो चाहे कैसे भी करो, बस मॉनेटरी अगर ट्रांजेक्शन है, पैसा से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो वो जनरल बुक में सारी आएगी। और हाँ, अगर हाँ बोलो और जब पहले हमारी जनरल बुक बन जाती है, उसके बाद हम लेजर में डालते हैं, और लेजर में सेपरेट अकाउंट कर देते हैं, जैसे कि क्रेडिट वो पता है, लेकिन मैं जो बता रही हूँ नहीं समझ रहे हो आप। अच्छा, एक होता क्या है अलग अलग बुक होता है, ठीक है, सब्सिडरी बुक होती है, परचेस अकाउंट, परचेस बुक होता है, सेल्स बुक होता है, और फिर परचेस रिटर्न बुक होता है, वो बात कर रही हूँ मैं। उसमें एंट्री कर दिया है ये परचेस बुक में, परचेस बुक के बदले सॉरी जनरल प्रॉपर में एंट्री कर दिया है, तो वही बता रहा है कि कौन सा एरर है, तो एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा, क्योंकि एक अच्छा। कैश की एंट्री होती है, क्रेडिट हम कोई उधार माल लेते हैं तो उस टाइम एंट्री होती है, अगर कैश में हम खरीदे हैं तो हमारी एंट्री होगी गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब गुड्स आ रहा है कैश जा रहा है, और जब हम उधार में लेते हैं तो उसकी एंट्री हो जाएगी आपको ये क्या कहते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट, ये हो जाता है एंट्री। ठीक है। When an error occurs due to the misunderstanding or misinterpretation of accounting principle, it is known as the principal error. Machinery is a capital asset, which should be recorded in the fixed asset account rather than the purchase account. ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुक कृष्णा, एक मिनट रुक जाओ। जब हमारा जो अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कोई एरर हो जाती है या फिर मिस इंटरप्रिटेशन कर देते हैं, और मतलब उसको हम प्रिंसिपल एरर बोल देते हैं। और हाँ, ये इस एक ही उसके बारे में बता रहा है। अगर मतलब ऐसा हो सकता है कि और ज्यादा और चारों ऑप्शंस तुम एक्सप्लोर कर लो कि एरर ऑफ ओमिशन वगैरह क्या होता है। कर लो। कॉपी करके सर इसमें कर लीजिए, हाँ, चैट जीपीटी में कर दे देगा। एक सेकंड थोड़ा सा। देखो, एरर ऑफ ओमिशन ये होता है, मैं अपनी भाषा में ऐसी बता रही हूँ कि लाइक जहाँ डेबिट करना था आप वहाँ क्रेडिट कर दिए हैं, जहाँ क्रेडिट करना था वहाँ डेबिट कर दिए हैं, वो हमारा यानी कि गलती से आपकी गलती हो गई है, मतलब बाय मिस्टेक जो आपने कर दी है। वो एरर ऑफ ओमिशन होती है। जैसे कैश सेल है तो हम वहाँ पे गलती से ये कर दिए, क्रेडिट कर दिए, क्रेडिट फेल कर दिया। हाँ, वो एरर ऑफ ओमिशन है। एरर ऑफ कमीशन वो होता है जहाँ पे हमारी गलती होती है, हम मतलब गलती से हम डेबिट में करना रहता है तो क्रेडिट में कर देते हैं, और सॉरी अमाउंट हम गलत लिख देते हैं, जैसे 1000 है तो हम वहाँ पे एंट्री डाल दिए 100 रुपए का, वो होता है एरर ऑफ कमीशन। और यही होता है। कंपनसेटिंग मतलब एक के बदले दूसरा एरर्स कैंसिल ईच अदर ना। compensating error क्या है? Meaning these errors that cancel each other out. One error effect is compensated by another. ये है compensating, नाम ही इसका compensate करना। Example है wages 500 under caste less recorded and rent 500 over caste more recorded. तो मतलब इधर लेस रिकॉर्डेड था, उधर ज्यादा हो गया, तो मतलब बराबरी कर लिया इधर। द नेट इफेक्ट ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल बी नील, सो द एरर में बी अननोटिस्ड। इफेक्ट क्या होगा? द ट्रायल बैलेंस शीट एग्रीज इवन दो एरर एग्जिस्ट। उसके बाद है एरर ऑफ कमीशन, मीनिंग क्या है? दिस अकर्स व्हेन करेक्ट अमाउंट इज रिकॉर्डेड इन द रॉन्ग पर्सनल और नॉर्मल अकाउंट। जो करंट अकाउंट है वो रिकॉर्ड हुआ कहाँ पे? नॉमिनल अकाउंट में और कोई पर्सनल अकाउंट में। एग्जाम्पल है कि पेमेंट टू राम 2000 wrongly debited to the श्याम अकाउंट, अमाउंट इज करेक्टेड बट पोस्टेड टू द रॉन्ग नेम। तो ये हुआ एरर ऑफ कमीशन। इफेक्ट क्या था? ट्रायल बैलेंस एग्रीज बट इंडिविजुअल अकाउंट आर इनकरेक्ट, मतलब जिसके अकाउंट में जाना था बैलेंस वो तो गया नहीं, लेकिन ओवरऑल दिखाएगा कि हाँ, ये तो ओवरऑल सही गया है। हाँ, 2000 गया है।
उसके बाद है एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्या है? दिस अकर्स व्हेन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड वायलेटिंग बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल सच एज ट्रीटिंग अ कैपिटल एक्सपेंसेस एज ए रेवेन्यू एक्सपेंस और वाइस वर्सा। मतलब कि जस्ट उल्टा हो गया इसमें, प्रिंसिपल को कैपिटल और ये मतलब कैपिटल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू एज ए रेवेन्यू एक्सपेंसेस ये कर लिया। एग्जाम्पल है परचेज ऑफ मशीनरी 10,000 डेबिटेड टू द परचेज अकाउंट इंस्टीड ऑफ मशीनरी अकाउंट। तो मशीनरी अकाउंट से होना चाहिए था लेकिन उसमें वो परचेज अकाउंट से है। उसके बाद है इफेक्ट क्या होगा? ट्रायल बैलेंस में स्टिल एग्री बट फाइनल अकाउंट आर अफेक्टेड गिविंग रॉन्ग प्रॉफिट और एसिड फिगर। उसके बाद है एरर ऑफ ओमिशन। मीनिंग क्या है? दिस अराइज व्हेन ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड फ्रॉम द बुक। टाइप क्या है? कंप्लीट ओमिशन। क्या? इंटायर ट्रांजैक्शन नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। एग्जांपल सेल ऑफ द रमेश 1000 नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर, मतलब ऐसे ही दे दिया। पार्शियल ओमिशन में क्या? ट्रांजैक्शन इंटर्ड इन द जर्नल बट नॉट पोस्टेड टू द लेजर। एग्जाम्पल है सेल रिकॉर्डेड इन द सेल बुक बट नॉट पोस्टेड इन द रमेश अकाउंट। इफेक्ट क्या है? ट्रायल बैलेंस में नॉट एग्री, तो पार्शियल ओमिशन होगा इसमें। हाँ, बहुत अच्छा बताता है चैट। एरर ऑफ ओमिशन क्या है? erases ट्रांजैक्शन कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड फ्रॉम द बुक। मतलब बिल्कुल या तो गलत जगह चला जाए या फिर मतलब गलत, हाँ, पार्शियली हो जाए। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग रेंट में बी क्लासिफाइड एज। देखिए है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ये होगा आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट यानी कि वो हमें अभी भरना है, वो मतलब वो मतलब हम पे चढ़ गया है, एक तरह की लाइबिलिटीज है। हाँ। In accounting, when there is no actual person involved but the account reflects the liability or right of a person such as account are called representative personal account. Outstanding क्या होगा? representative personal account. First Indian Factories Act passed in 1881 dealt primarily with किससे है? चाइल्ड लेबर से, है ना? चाइल्ड लेबर से था ना, हाँ। 9 घंटे सिर्फ वो उनको काम कराएंगे जो एडल्ट है। The first Indian Factory Act passed in 1881 was mainly related to the child labor. This act prohibited children below the age of 7 from working in factories and limited the working hours for children between age of 7 to 12. Next question है, which of the following is included in the cost of inventory according to the accounting standard 2 inventory valuation? Administration overhead that do not contribute to bringing the inventories to their present location and condition. A storage cost which are necessary in the production process period to the further production step. Selling and ये भी distribution. होगा। A storage cost which are necessary in the production process period to the further production state. अच्छा, इन्वेंट्री, हाँ, इन्वेंट्री मतलब वही होता है ना जो सामान स्टॉक स्टॉक। हाँ, इन्वेंट्री स्टॉक। हम लोग को भी पढ़ना था ये सब पूरा, 7th सेमेस्टर में था इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पूरा ही था मैनेजमेंट में। स्टोरेज कॉस्ट विच आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन process before the next stage of the production. As such, storage cost may be necessary to maintain the goods in their present location. In the cost is related to the production process, it is included in the cost. उसके बाद एक दिया हुआ है following trial balance of a firm as on date, trade receivables कितना है? 25,000 है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट टू डेटर्स क्या है? 14,000 है। डिस्काउंट डेटर्स 4,000 है। एडिशनल डिस्काउंट अलाउड टू द डेटर्स during the year of 20,000. The firm has policy of the maintaining provisions for discount to the debtors equal to 10% of the trade receivables balance. The amount to be charged to the profit and loss account. The account for the discount allowed provision for the discount created will be कितना होगा? देखो पहले जो ट्रेड रिसीवेबल दिया है ना 2.5 लाख,
2.5 लाख का जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में 10% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस है, 2.5 लाख का 10% निकालो। 2.5 लाख कहाँ है, 25,000 है। यार अच्छा 25,000, 2 25,000 का 10% ये हो गया कितना, 2500। 2500। हाँ यार 25 ये 2.5 लाख होना चाहिए, मैंने ये पीवाई क्यों किया था? अरे ये तो तो फिर एक गलत है। अच्छा क्वेश्चन है 2.5 लाख, यहाँ पे 2.5 लाख ही है, सही है आंसर। हाँ 2.5 लाख का अच्छा 25% ये हो गया। करंट प्रोविजन 14,000 सो एडिशनल, तो प्रोविजनल लिखा 14,000 माइनस 25,000 माइनस 14,000 11,000। उसके बाद क्या है, फर्दर अमाउंट रिटर्न ऑफ डिस्काउंट ड्यूरिंग द ईयर्स, तो ये 24,000। छोड़ दो कृष्णा, क्योंकि ठीक है न्यूमेरिकल पार्ट छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में नहीं आएगा मोस्टली मुझे लगता हाँ 11 का पढ़ लो ना, ये ट्रायल बैलेंस समझ में आ गया। ट्रायल बैलेंस बोल रही हूँ, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट इन उसी का क्वेश्चन है। In a business firm, assets of the business are valued on the basis of their intrinsic value rather than realized value. The accounting is based on Going गोइंग कंसर्न एजम्पशन होगा सी। going concern assumption। क्या कह रहा है कि when asset is and business are valued at their historical cost and not their likely to recoverable value, it is based on the assumption that the business will be continue to run. This means that the business will be not closed down in the near future and will continue its normal activities, and this is called the going concern assumption. दिखाइएगा। In a business firm, assets is a business are valued on the basis of their intrinsic value rather than realizable value. तो इंट्रेंसिक वैल्यू क्या हो, assumption पे ही बेस्ड होता है इंट्रेंसिक वैल्यू किसी भी चीज का। Which of the following is not a major consideration in the selection of application of accounting policies? कंसिस्टेंसी सब्सटेंस ओवर फॉर्म, Which of the सी following होगा is क्या? not बी a major consideration in the selection of application of accounting policies? Consistency, prudence, सी लग रहा है। मुझे तो सी लग रहा है। B है consistency। कंसिस्टेंसी ये 2023 के क्वेश्चन चल रहे ना पीवाईक्यू। नहीं ये मिक्स है पूरा। हाँ मतलब ये वाला क्वेश्चन 2023 का है। मतलब इसमें एयर वाइज दे रखे 2023 में टोटल कितने क्वेश्चन दिए थे, ये सही है। हाँ मतलब पता चलता है कि क्या है, इसे मिक्स कर देते हैं। वैसे मैंने एक मिनट, वैसे मैंने लेबर लॉस के लिए इसलिए बोला था क्योंकि ना ये थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट, और लेबर लॉस में ना हम थोड़ा सा हमने हिस्ट्री विस्ट्री पढ़ रखी है और इंग्लिश वगैरह उसमें थोड़ी इजी रहती है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला था। अरे इजी तक कब तक भागेंगे भाई। ठीक है। तो तो ऑप्शंस क्या है सर, 1 2 3 तो बहुआ जाएगा अभी आपका ये। नहीं लिया क्या, कैसे वो आ जाएगा, उसको डिटेल्स दे दिए, वो इंटरनेट से उठा लेगा ये क्वेश्चन। हाँ क्या दिया है, अब देख लेते हैं। प्रूडेंस क्या है, कंजर्वेटिज्म मीनिंग क्या है, इट इज द प्रिंसिपल दैट प्रॉफिट शुड नॉट बी anticipated but losses should be provided for as soon as they are known. This ensure मैं बता देती थोड़ा सा।
इसमें ये बताया गया है कि आपको अपना प्रॉफिट जो आप बोलोगे कि भाई फ्यूचर में हमें इतना प्रॉफिट होगा, आप वो नहीं लिख सकते हो, आप वो नहीं बता सकते अपनी बैलेंस शीट में, लेकिन अगर आपने लॉस को एंटिसिपेटेड कर दिया तो वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं प्रूडेंस प्रिंसिपल या फिर कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। एग्जाम्पल क्या है? क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और राइटिंग ऑफ एक्सपेक्टेड लॉसेस। ठीक है, पर्पस क्या है? टू अवॉइड ओवरकास्टिंग, नहीं, ओवर स्टेटिंग एसिड्स और इनकम एंड अंडर रिपोर्टिंग लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस। ये क्या है? प्रूडेंस। उसके बाद है कंसिस्टेंसी, मीनिंग क्या है? द प्रिंसिपल दैट अकाउंटिंग मेथड एंड पॉलिसी, एग्जाम्पल depreciation method, stock valuation should remain the same from one period to another। मतलब कंसिस्टेंसी की बात कर रहा है कि अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा एक पीरियड से दूसरे पीरियड में भी। एग्जाम्पल क्या है? स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन इज यूज दिस ईयर। कंसिस्टेंसी में वो ये बोल रहा है कि जैसे कि आपका, अगर आपने इस साल किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया है, किसी भी फॉर्मूले से आपने कुछ अपनी बैलेंस शीट बनाई है, तो अगर आप दूसरे महीने में मतलब दूसरे साल में जाओगे ना, उसमें भी आपको सेम करना पड़ेगा। तो कंसिस्टेंसी ऐसा नहीं कि आपने इस बार इंडियन स्टैंडर्ड का मेथड यूज कर लिया और दूसरे साल में आपने किसी और का कर लिया। तो आपको कंसिस्टेंसी बनाई, अगर जिस साल आपने ये वाला मेथड किया तो अगले साल भी उस मेथड पे कंटिन्यूस चलना पड़ेगा, तभी आप मतलब इस प्रिंसिपल को फॉलो कर पाएंगे। पर्पस क्या है? इंश्योर कंपेरेटिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर टाइम। उसके बाद है सबस्टेंस ओवर फॉर्म, क्या मीनिंग? दिस प्रिंसिपल रिक्वायर्स दैट ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड अकॉर्डिंग टू their real substance, not merely their legal form। Example है कि if a company sells an asset but retains its issue through a lease agreement, the transaction is treated as a finance lease, not a sale। Purpose क्या है? To present the true and fair view of the financial position and performance। उसके बाद है materiality, meaning क्या है? This principle state that all significant information that could be influence a user decision must be disclosed in the financial statement। Insignificant items can be ignored or grouped। Example क्या? Small stationary expenses can be written off as expense instead of being treated as asset। Purpose क्या है? To avoid unnecessary detail and focus on important information। ये किस में बात कर रहा है? Materiality में। ये जो अच्छे मटेरियल हैं, मतलब कहने का मतलब है कि जो छोटा-छोटा चीज़ है उसको इग्नोर करो और फोकस करो इम्पोर्टेंट चीज़ पे। वो ये बोल रहा है कि ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको लगता है कि जो आपके यूजर्स है उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो वो आपको शो करना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब वही इम्पोर्टेंट चीज़ों को। हाँ, तो ये होगा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या था? कि एक आपने बार जो अकाउंट यूज करेंगे अगले साल भी वही अकाउंट। हाँ, और प्रूडेंस था, कंजर्वेटिव में था कि आप अपने जो लॉसेस है, जो एंटिसिपेटेड लॉस है, आपको लग रहा है कि हाँ अगले साल मुझे इसका लॉस हो सकता है, आपको वो शो करना पड़ेगा। बट अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इतना प्रॉफिट होगा, तो आप वो एंटिसिपेटेड प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे, बट आप एंटिसिपेटेड लॉस दिखाएंगे। हाँ, ठीक है। मतलब एंटिसिपेटेड प्रॉफिट को अगर आप दिखा रहे हैं तो इसका मतलब धोखा हो सकता है ना कस्टमर के हाँ, साथ। कि आप बढ़ा चढ़ा के अपनी बैलेंस शीट दिखा रहे सो दैट कि आप अट्रैक्ट कर सके वो और ज्यादा लोगों को, तो ये चीज गलत है ना। हाँ, और ज़्यादा इन्वेस्टर को अट्रैक्ट कर सके। हाँ, द ये वैल्यू ऑफ इन्वेस्टर सोचेंगे चलो कोई The value of long-term investment in share is in subject to wide fluctuations. A provisions created against fluctuation in value of investment is based on the convention of the value of long term investment in shares is subject to wide fluctuation। ठीक है, a provision created against fluctuation in value of investment is based on the convention of conservative। conservatism। हाँ, फ्लक्चुएशन तो इसी पे होगा ना कि मतलब लॉस या फिर प्रॉफिट कुछ भी हो। The value of a long-term investment in share is subjected to wide fluctuation. A provision created against fluctuation in value of investment is based on the
Conservatism. Conservatism is an accounting convention which quickly identifies the possible loss, but the potential benefit are not ये recognized. रिकॉग्नाइज होगा Recognized होगा वही ना. Recognized until the actually realized. रियलाइज्ड हाँ उसके बाद है गुडविल अकाउंट इज ए. क्या होगा गुडविल अकाउंट? रियल अकाउंट रियल अकाउंट. गुडविल अकाउंट मतलब क्या होता है? ख्याति होता है, आपके नाम से चलता है ना। मान लिया आपने अपना दुकान जहाँ रहते हो वहां खोले हो, बट वहां से उठ के अपनी दुकान गुरुग्राम खोलिए तो लोग आपके नाम फेम से भी वहां जाएंगे कि उनके दुकान पे अच्छा सामान मिलता है, मैं वहीं जाऊंगा भले कितनी दूर हो। तो गुडविल के 4-5 टाइप है, रैबिट गुडविल, डॉट गुडविल, ये सब टाइप है। जब इसको बोलोगे ना कृष्णा कि मतलब चैट जीपीटी को एक्सप्लेन इन इंग्लिश उसमें ज्यादा अच्छे करती है वैसे ना एक्सप्लेन। देखो पर्सनल अकाउंट किसे कहते हैं, नेम, पर्सन, प्लेस, ये सब हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। इसका एक Plus- रूल होता है, हाँ. नहीं बताऊं? नहीं बताओ. पर्सनल अकाउंट का होता है डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर, ये रूल होता है। ठीक है। रियल में होता है कि माल, अगर हम कुछ खरीद रहे हैं तो माल आ रहा है और हमारा कैश जा रहा है, तो इसमें होता है डेबिट गोज, डेबिट गोज, डेबिट कम्स इन डेबिट वाट और का क्रेडिट मीन गोज क्रेडिट आउट। वाट गोज आउट. हाँ यही होता है, डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। ठीक है। नॉमिनल हमारा खर्चा और एक्सपेंसेस और प्रॉफिट का होता है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये होता है रूल इसका। कृष्णा एक बार इनको देख लो कि इसमें ना मतलब क्या क्या है, जैसे कि रियल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे मीनिंग है ना, जैसे पर्सनल अकाउंट है, अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन, किसी पर्सन से रिलेटेड होगा या फिर फॉर्म से रिलेटेड होगा या फिर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड होगा। इसका रूल है डेबिट द रिसीवर। और एग्जाम्पल जैसे है राम, राम का अकाउंट, कोई पर्सन है ना राम, तो उसका अकाउंट ये भी पर्सनल अकाउंट में आ गया। कैपिटल अकाउंट वो किसी फर्म का बनेगा ना कैपिटल अकाउंट, तो ये भी उसमें आ गया पर्सनल अकाउंट में। बैंक अकाउंट और क्रेडिट अकाउंट। एंड जो गुडविल होते हैं इज नॉट अ पर्सनल अकाउंट हैंस। तो गुडविल तो क्या होगा, जैसे पूजा ने बताया रियल अकाउंट ना पूजा। गुडविल रियल अकाउंट होता है और हिंदी रियल में अकाउंट, इसको ख्याति बोलते हैं। अच्छा, रियल अकाउंट में क्या क्या आता है, ये असेट्स एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, यानी कि जहां पे भी असेट और प्रॉपर्टी की बात आएगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो टेंजिबल हो या फिर इनटेंजिबल हो, हम उसमें रियल अकाउंट में इसको कंसीडर करेंगे। तो इसका रूल होता है डेबिट जो आता है, क्रेडिट जो जाता है। जैसे टेंजिबल एसेट हमारा जिसे हम छू सकते हैं, बिल्डिंग्स है, मशीन्स है वगैरह। इनटेंजिबल है, गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, हॉलमार्क है, ये सब इसमें इंटेंजिबल में आता है। Goodwill is an intangible asset. It cannot be seen or touched but the value, ठीक है, इसकी वैल्यू की वजह से ये इसमें आता है रियल अकाउंट में। तीसरा वाला कौन सा था, करो स्क्रॉल। नॉमिनल अकाउंट, हाँ, अभी नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है, अकाउंट रिलेटेड टू एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम एंड गेन, यानी जो हम या तो खर्चा करते हैं या फिर हमें जो नुकसान होता है, या फिर जो मेनली इसको याद रखने के लिए याद रखना जो पैसों से डील करता है, चाहे वो खर्चा हो, चाहे वो कमाया हो, चाहे वो हमने गवाया हो, तो वो नॉमिनल में अकाउंट में आएगा। और इसका रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। और इसका जो मतलब एग्जाम्पल, जैसे रेंट का कोई अकाउंट बन रहा है तो रेंट हमारा नॉमिनल होगा। सैलरी वो जारी है ना, हमारा खर्चा है, हम अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं, तो वो भी हमारा नॉमिनल होगा। कमीशन हम कुछ कमा रहे हैं, हमारी इनकम हो रही है, तो ये भी नॉमिनल में आएगा, पैसे से डील करता है। और डिस्काउंट रिसीव, जो हमें डिस्काउंट मिल रहा है यानी छूट मिल रही है, तो ये हमारा गेन हो रहा है, तो ये भी नॉमिनल में आएगा। अब एक होता है ये एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट तो वो ये जो हम जो खर्चा वगैरह करते हैं बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। तो ठीक है, हमने पहला देखो कौन इसका सा एक देखा? एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे नॉमिनल अकाउंट में क्वेश्चन दे दिया रेंट पेड, इसकी एंट्री कैसी कैसे होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट हमारा खर्चा है तो डेबिट हो गया, कैश हमारा जा रहा है, ठीक है, तो टू कैश अकाउंट होगा। और जैसे कमीशन रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इसमें होगा कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, ये डिस्काउंट अकाउंट, ऐसे हो जाएगा डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट में क्या डिफरेंट है? क्या बोल रहे हो? नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट में क्या डिफरेंस है?
कोई डिफरेंस नहीं, वो बस ऐसे एक्सप्लेन कर दिया है। कैसे नहीं अकाउंट में डिफरेंस है? देखा जाए तो 3 ही होता है। अच्छा, बताई तो, वो मैं एक्सप्लेन तो की, रेंट एक्सपेंसेस है, रेंट पेड है, क्वेश्चन दिया हुआ रेंट पेड, तो मतलब क्या हुआ, रेंट तुम दे रहे हो मतलब तुम्हारे लिए खर्चा है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। रेंट हमारा नॉमिनल हो गया एक्सपेंसेस, और कैश हमारा जा रहा है, तो टू कैश कैश अकाउंट, यही दिया है। क्या बोल रहे थे आरती आप? मैं हाँ हाँ, कुछ मैं ये बोल रही थी कि आप जर्नल एंट्री कर लेती हो। नहीं तो बचपन से पढ़ी हूँ, इसमें क्या है? अच्छा, सच में तुम्हारे पास 11th 12th में कॉमर्स थी क्या? अरे भाई भाई आप लोग कॉमर्स में एमकॉम की हुई हो, अकाउंट्स ऑनर्स है मेरा। अच्छा, मैं आती हूँ 5 मिनट में। नॉमिनल अकाउंट और एक्सपेंस अकाउंट में डिफरेंस देख लेते हैं। मीनिंग क्या? इट रिकॉर्ड ऑल इनकम्स, एक्सपेंसेस, गेन एंड लॉस ऑफ ए बिजनेस। एक्सपेंस अकाउंट में इट रिकॉर्ड ओनली एक्सपेंस और कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस। तो नॉमिनल अकाउंट गेन भी करेगा और एक्सपेंस भी करेगा, लेकिन एक्सपेंस अकाउंट है ओनली एक्सपेंस करेगा। स्कोप क्या? ब्रॉडर कैटेगरी है, इंक्लूड एक्सपेंस एंड इनकम्स, पार्ट ऑफ द नॉमिनल अकाउंट लिमिटेड टू एक्सपेंस ओनली। तो ये पार्ट है, एक्सपेंस अकाउंट इसी का पार्ट है। एग्जाम्पल है रेंट एसी वगैरह, रेंट एसी, सैलरी एसी, डिस्काउंट रिसीव बाय द एसी। पर्पस क्या है? टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड। क्या? टू स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर अंडर द डिफरेंट हेड्स। बैलेंस नेचर का एक्सपेंस ऑफ लॉस हैव डेट बैलेंस एंड इनकम गेन्स हैव क्रेडिट बैलेंस। ऑलवेज शो डेट बैलेंस एंड एक्सपेंसेस रिड्यूस प्रॉफिट। फाइनल ट्रांसफर क्या है? ऑल नॉमिनल अकाउंट्स आर ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस। एक्सपेंस अकाउंट आर ऑल्सो ट्रांसफर। तो लगभग सेम ही है, बस उसमें प्रॉफिट ये क्या है कि ये दोनों करता है, गेन को भी करता है और एक्सपेंस को भी करता है। ये ओनली एक्सपेंस को करता है। यानी ये नॉमिनल अकाउंट है, थोड़ी ब्रॉडर टर्म है, हाँ, ये दोनों से डील कर रहा है ना। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट which of the following are the fundamental accounting assumptions? Going concern, consistency, accrual, going concern, money measurement, conservatism, सी है क्या? सी है going क्या? concern, consistency and एंड कंजर्वेटिव, conservatism. ये भी पढ़ा। पहला है अच्छा, going concern, consistency and accrual. क्रूअल। अब ये होता क्या है? Going concern assumptions meaning क्या है? The business is assumed to be continue its operation indefinitely in the future unless there is evidence to the contrary. कॉन्ट्रैरी, मतलब कि गोइंग कंसर्न है कि ये वो नाम कंटिन्यू है जाएगा जैसे, आपका बिजनेस। वो जैसा नाम है इसका कि चलता जाएगा हमारा बिजनेस, है ना, कंसर्न करने का जरूरत नहीं है, गोइंग कंसर्न है। उसका इम्प्लीकेशन है एसेट आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट नॉट लिक्विडेशन वैल्यू। लायबिलिटीज आर शोन इन द पेबल टू द नॉर्मल course of the business. Example क्या? machinery purchased for 10 years of the use is depreciated annually assuming the farm will operate for those years. मतलब 10 साल तक हमारा चलता रहेगा भैया। तो ये गोइंग कंसर्न एजम्पशन। उसके बाद है कंसिस्टेंसी एजम्पशन में क्या है? द सेम अकाउंटिंग पॉलिसी एंड मेथड्स शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंसी फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू द अनदर। एग्जाम्पल है स्ट्रेट लाइन, वही मतलब हम लोग अभी देखे थे ना कंसिस्टेंसी एजम्पशन। उसके बाद है एक्वरल एजम्पशन। एक्वरल एजम्पशन में क्या है? ट्रांजिशन आर रिकॉर्डेड इन द पीरियड इन विच दे अकर, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड और पेड। एग्जाम्पल है इसका मतलब
हाँ, इसका मतलब मैं बताती हूँ, इसका मतलब ये है कि जैसे कि आपने किसी को कोई सामान बेच दिया, तो आपको तभी एंट्री करनी पड़ेगी। अब ये नहीं कि जैसे कि आपने उधार पे सामान ले लिया और आप पैसे परसों दोगे, तो पैसा जब आएगा इससे मैटर नहीं करता, लेकिन आज आपसे मेरी डील हो गई है ना, तो आज ही आप रिकॉर्ड करोगे, मतलब एक्चुअल में आज डील हुई है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ कि मुझे कब पैसा मिलेगा, लेकिन आज मैंने ट्रांजेक्शन, मतलब आज मैंने आपको अपना सामान बेच दिया, दैट मीन्स कि वो एक्रूअल assumption में आता है। उसके बाद इनकम अर्न बट नॉट इट रिसीव इज ट्रीटेड एज ट्रीटेड इनकम। एज इनकम। उसके बाद है वही सब है, एक्वारल रिकॉर्ड, तीनों चीज हम लोग समझ गए है ना। ठीक है, एक बार समराइज कर देती हूँ, जरा ये दिखाओ तो ये चार्ट। अरे समराइज करोगे भी 17 क्वेश्चन ही हुआ, जल्दी जल्दी करने दो। ठीक है, ठीक है। क्या विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एरर ऑफ कमीशन, कमीशन का एरर नहीं है। ओवरकास्टिंग सेल बुक्स, क्रेडिट सेल टू रमेश 5,000 credited to his account, wrong balance of machinery account, cash sale not recorded in cash book। बताओ भाई एरर कौन नहीं है। एरर ऑफ कमीशन कौन सी नहीं है? हम्म ये है कैश सेल नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ये एरर इन कमीशन नहीं है, ठीक है। ओवर स्टेटमेंट in the sale ledger is an accounting error in which the amount of the sale is shown more than the actual. Credit sale to the Ramesh 5,000 credited to his account is an misstatement error because an amount posted in the account of the wrong person, while misstatement of the machinery account is erroneous. Balance become the misstatement of the balance of error calculation of the accounting process. Which of the following denotes gross profit? ग्रॉस प्रॉफिट कौन डिनोट करता है? कॉस्ट ऑफ द गुड्स सेल्स सोल्ड, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड। हाँ, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हाँ वही हो गया। ऐसे भी प्रॉफिट बराबर क्या होता है? लाभ बराबर क्या होता है? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे तो। हाँ मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो सेल्स मतलब क्या हुआ? विक्रय मूल्य। Which what is the underlying accounting concept that supports no anticipation of profit but provision for all possible losses? अभी देखा था कि जिसमें हम प्रॉफिट को नहीं वो करते, लेकिन लॉस को लिखते हैं, तो कौन सा था वो? मनी मेजरमेंट होना, मनी मेजरमेंट What is the underlying accounting concept that supports no anticipation of profit? हाँ डी। कंजर्वेटिज्म है ना, अभी देखा था कि आप एंटिसिपेटेड प्रॉफिट नहीं लिख सकते, लॉस को लिखेंगे। हाँ मटेरियलिटी क्या था? मटेरियलिटी क्या था? हाँ रुको याद करने दो, क्या था मटेरियलिटी? मटेरियलिटी था कि जो छोटे छोटे चीज है उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा से समझाती हो, खुद भूल जाती हो। जो बड़े चीज है उसका रिकॉर्ड करेंगे। ये रहा ना। अच्छा, इम्पोर्टेंट चीज है, हाँ हाँ इम्पोर्टेंट याद आ गया, जो इम्पोर्टेंट चीज है उनको आप लिखोगे, समझ गई मैं। हाँ हमने देखा था, याद आ गया, याद आ गया। Conservatism is the accounting concept that supports no anticipation of the profit but provision for all possible losses. According to this principle, gains should be recorded only if their occurrence is certain, but all potential losses, even those with a remote chance of inoccurrence, are to be recognized. उसके बाद है which of the following accounting concept is applied by an entity when events such as new competitor entering in the market and rift between production and marketing departments are not disclosed in the books of account। अच्छा मतलब कंपटीशन आ जाता है तो अकाउंट बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते हैं। मनी मेजरमेंट होगा। क्या होगा? मनी मेजरमेंट। हम्म। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। हम्म।
मैचिंग कंसेप्ट क्या होता है? एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन द सेम अकाउंटिंग पीरियड फॉर द रेवेन्यूज दे हेल्प जनरेट। एग्जाम्पल क्या है? डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी यूज फॉर द प्रोडक्शन is charged against the revenue earned from selling that output. Purpose क्या? To find true profit or loss for the specific period. उसके बाद है मनी मेजरमेंट। क्या है? Only those transactions are events that can be measured in monetary terms are recorded in the books of account. Explanation क्या है? Events like arrival of new competitor, employee, morale, and conflict between department affects the business but cannot express in the money terms, so they are not recorded. Example क्या है? Competitor entry और manager resignation not recorded. अच्छा, परचेज ऑफ मशीनरी रिकॉर्ड होता है। पर्पस का? इंश्योर यूनिफॉर्म मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन मॉनेटरी यूनिट्स ओनली। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या है? रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट इज अर्न, नॉट व्हेन कैश इज रिसीव्ड। Example, goods sold on the credit are recorded as revenue immediately, not when payment is received. तो मतलब कि पेमेंट रिसीव होगा तब नहीं, जैसे कि वो बिक गया उसी समय रिकॉर्ड हो जाता है। पर्पस टू डिटरमाइन ट्रू इनकम फॉर अकाउंटिंग पीरियड। रिलीवेंस नॉट अबाउट डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट। कॉस्ट कंसेप्ट में क्या है? Assets are recorded in their original purchase cost, not at current market value. Example, machinery bought for 5 lakh remains recorded at the cost even if the market value is 7 lakh. कॉस्ट कंसेप्ट में ये कहता है कि जितना में खरीदा है उतना ही मेंशन करो, है ना। पर्पस मेंटेन ऑब्जेक्टिविटी रिलायबिलिटी ऑफ एसिड वैल्यूएशन। ठीक है, तो यहाँ से हमने देख लिया मनी मेजरमेंट होगा। क्वेश्चन क्या था पूजा? क्वेश्चन यही है ना मनी मेजरमेंट का। क्या क्वेश्चन? लिखा तो है ऊपर। Which one of the following concern prepares receipt and payment account? ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न होगा। Which of the following concerns prepares receipt and payment account? नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न तो होगा नहीं। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न तो मैन्युफैक्चर करता होगा। कंपनीज रजिस्टर अंदर कंपनी एक्ट, ये भी नहीं होगा। ये होगा ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। The receipt of and the payment account summarize the receipt and payment made by the non-trading concerns during the particular period of time. The receipts and the payment account is prepared from the transaction recorded in cash book and can also turn as summarized version of cash book on non-trading concern. Next one है, which of the following statement is correct about the income expenditure account? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होगा ये? कौन सा अकाउंट होता है बताओ? अभी तो देखे थे। नॉमिनल। हाँ नॉमिनल नॉमिनल होगा। रियल अकाउंट क्या होता है? जो पर्सन से रिलेटेड होता है। नहीं, गुड्स होता है। गुड्स बिल। अच्छा हाँ, गुड्स वगैरह से गुड्स related होगा, होता है। इंटेंजिबल एसेट्स होगा। टेंजिबल दोनों हो सकता है। लाइक पेटेंट, कॉपीराइट। पर्सनल अकाउंट में क्या होगा? बैंक अकाउंट, नाम अकाउंट, जाम अकाउंट, हाँ, कैपिटल अकाउंट। An income and expenditure account is a nominal account mentioned on accrual basis. It records every revenue and expenditure of a non-trading organization in a specific financial year. Which one of the following statement about the trial balance is correct? Trial balance. It is a book containing different account of an entity. It is a statement containing balance of debtors of an entity. नहीं है। ए ही होगा ना, इसमें डिफरेंट अकाउंट बनते हैं। नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर डी होगा। It is a statement containing balance, debtors and creditors of an entry. Trial balance. नहीं,
It is an statement containing the various ledger balance of an entry on a particular date. ये होगा। ठीक है, ये क्या है? ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस is a statement of all debits and credits in a double entry account book. It is a statement containing the various ledger balance of an entity on a particular date. Rest of the statement are incorrect. Next one है wages paid for installation of machinery is debited to which of the following account? Wage paid to installation of machinery. मशीनरी अकाउंट होगा। मशीनरी अकाउंट होगा क्या? मशीनरी में जा रहा है तो मशीनरी अकाउंट. The wages paid for the installation of machinery is a part of the cost of the machinery. Therefore, it should be debited to the machinery account. When are the current liabilities payable? Within Within a year. year. Current liabilities also called short-term liabilities and debts of a company must pay with a normal operation cycle, usually less than a year. Is the total debit and credit side of a trial balance is the same? क्या आंसर देता है इसका? चैट जीपीटी से पूछता हूँ. एक्सप्लेनेशन क्या दिया? A trial balance is a statement showing all debit and credit balance from the ledger account on a particular date. In double entry account, every debit is a corresponding credit. Therefore, under normal circumstances, total debit equals to total credit. However, they may differ temporarily due to the error in the posting of totaling, omission in transaction, partial entities. कहाँ तक कॉपी ले लिया था ये? क्वेश्चन 24 था, क्या था? 28 था ना? है भैया, यही क्वेश्चन था ना? तो टोटल डेबिट बैलेंस of different account in the ledger must be equal to the total of the credit balance in the remaining accounts, provided transactions have been correctly posted in the ledger. However, the commission has been considered. Option A is correct. A को सही माना था. No, there is a sometimes good reason why they differ. ये ट्रायल बैलेंस जब डेबिट और क्रेडिट बराबर नहीं आता है तो उस टाइम हम इक्वल करने के लिए एक साइड हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं और जितना का डिफर आ रहा है वो अमाउंट लिख देते हैं। सस्पेंस करके गोलमाल कर दो, है ना? कोई बात नहीं, बस सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं और फिर जितना अमाउंट है वो लिख के हो गया बराबर। Which one of the following is the first book in which the transaction of a business unit are recorded? जर्नल एंट्री। क्या कह रहा है? A transaction of business unit are recorded. Primarily expenditure, the example of revenue expenditure, deferred revenue expenditure. प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर होता क्या है? Revenue expenditure, एक second, which primarily likely to be give benefit for more than one accounting period are termed as deferred revenue expenditure. Example, primarily expenses. The purchase of building, plant, machinery, ये सब हो गया preliminary expenditure. ठीक है? कोई भी अगर प्लांट खरीद रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, हाँ, में शुरुआत में जो बिल्डिंग वगैरह खरीदना होगा, जो भी सेटअप वगैरह, ठीक है।
Hence, preliminary expenditure falls in the category of purchase of building और capital expenditure तो हो जाएगा। हाँ तो कैपिटल तो होगा ही। तो इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की एग्जांपल में दे रखा है ना वो। देखो वो दे रहा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लाइकली टू गिव बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग ईयर आर टर्म्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसी में नीचे लिख रखा है एग्जांपल के तौर परचेज ऑफ बिल्डिंग। कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा ये। कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, वो कमा के दे रहा है, उससे हमें हमें वो मिल रही है। हम कोई बिल्डिंग खरीद लेंगे तो वो हमें कमा के इनकम तो देगी। ये प्राइमरी एक्सपेंडिचर falls under the category of deferred revenue expenditure. But Deferred. पूरा देखो कृष्ण। हाँ Deferred revenue expenditure refers to large revenue expenditure. अच्छा, मैं समझ गई। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं समझाती हूँ आपको कि जैसे कि आपने किसी किसी हीरो से ऐड कराई, और क्या कहते हैं वो, क्या वो उससे 5 करोड़ में मान लिया आपने ऐड कराई, तो आपने इस साल उससे ऐड कराई, इस साल उसे पैसे दे दिए आपने, और फिर क्या होगा, लेकिन उस ऐड का खर्चा हमें इस साल तो मिलेगा ही मिलेगा और आगे के सालों में भी मिलेगा, तो उससे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि ना हम उसको बांट देते हैं, क्योंकि पैसा तो हम एक बार देते हैं लेकिन वो बेनिफिट तो अगले साल भी देगा, फिर उससे साल भी देगा, फिर उससे साल भी देगा। तो ये उसमें ना होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेकिन वो कैपिटल एक्सपेंडिचर डेफर्ड वाला होता है, इसलिए हम डेफर्ड रेवेन्यूज में डालते हैं, क्योंकि हर महीने हम उसको अपनी बैलेंस शीट पे लिखते हैं, है ना पूजा? हर महीने नहीं, हर साल। हाँ मतलब हर हर अकाउंटिंग साल ईयर की में। मतलब एक साल लिख देते हैं। ये एग्जांपल सही दिया एडवर्टाइजमेंट वाला, वो सही है, उसी के अकॉर्डिंग इसको हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं। हाँ जो प्रॉफिट दे, एक साल से ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि वो जो 5 मतलब 2 करोड़ साल भी हो सकता है, 3 साल भी हो सकता है। हाँ जैसे तो 5 एक करोड़ बार हर खर्चा महीने। कर रहे हैं लेकिन 2-3 साल प्रॉफिट मिल रहा है, इस वजह से इसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बोलते। और उसको हम अपनी बैलेंस शीट में भी क्या करेंगे, 5 करोड़ नहीं लिखेंगे, 5 करोड़ को हम उसमें 5 सालों में डिवाइड करके 1 करोड़ का खर्चा ही बताएंगे। तो ये होता है, मतलब मैंने कहीं पढ़ा था। यहीं पे लिखा हुआ है भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन फॉर द लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट। हाँ तो कैंपेन उसने एक बार कर दी, वो तो सालों साल कमाएंगे उस कैंपेन से। Depreciation of the fixed asset is an example of रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। if the benefit of the expenditure extended up to one accounting period, then it is termed as the revenue expenditure. Example, expenditure incurred on a day-to-day conduct of the business. Depreciation is fixed asset, falls under the category of revenue expenditure. In the context of the accounting, the terms IFRS stand for इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। income expenditure account is nominal. नॉमिनल अकाउंट। अच्छा ये 2017 में, और अभी पहले फिर इसमें पहले भी देखा था ना हमने क्वेश्चन। The account connected with losses, expenditure, income or gain term as the nominal account. ठीक है, उसके बाद है legacies are generally ए कैपिटलाइज्ड एंड टेकन टू बैलेंस। बैलेंस शीट। legacies क्या होता है? जो वसीयत वगैरह होती है। Legacies is money or property which received as per the will of the deceased Deceased person. person. The legacies are generally capitalized and taken in the balance sheet. अच्छा जी। The abnormal loss on consignment is credited to कंसाइनमेंट अकाउंट। consignment account. नाम ही है कंसाइनमेंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट। उस अकाउंट में हम क्रेडिट करेंगे, ये लिखा है। When goods are purchased for the joint venture, the amount is debited to जॉइंट वेंचर अकाउंट। अकाउंट।
branch account under the derivative system is. Branch account under derivative system is. Debtor system is nominal account. Branch account under the derivative system is done as the nominal account. Under which schedule of the Companies Act 2013 the formats of financial statement are prescribed. कौन से शेड्यूल में? शेड्यूल 3 होना चाहिए. शेड्यूल 3. इसमें तो आपको बिल्कुल आंसर पता ही होना चाहिए, नो एलिमिनेशन वगैरह कुछ ही नहीं लग सकता है ना. क्या एलिमिनेशन लो? In the absence of the any provision in the partnership agreement, the profit and loss are shared by the partners in the ratio of Equally. equally. In the absence of any provision, अच्छा, in the partnership agreement कोई provision ही नहीं है तो equally ही करेगा profit और loss. In the absence of any provision in the partnership agreement, profit and loss are shared by the partners equally. तो ये हो गया खत्म. अब है अकाउंट प्रैक्टिस. इसमें है कितना क्वेश्चन है टोटल? अच्छा, ये कंटिन्यू किया है उसी से 42 से आगे. करो थोड़ा थोड़ा टाइम हो गया. कल से करना. कितने क्वेश्चन है टोटल इसमें प्रैक्टिस? टोटल कितने हैं? 34 दिख रहा है. और देखो यहाँ से इंश्योरेंस स्टार्ट हो गया. कितना है क्वेश्चन?